A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं हम साइंस को थ्रू MCQs. सो ये इसका सेट नंबर 68 है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज. और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन सेट भी पोस्ट करती हूँ, आप उसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं. और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप मेरे बाकी के सीरीज भी देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वायरस. वायरस के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उनको कंसिडर करना है. तो पहला स्टेटमेंट है, RNA of virus has more molecular weight than viroids. The name virus was given by M.W. Beijerinck. Viruses are obligate parasites and generally virus infecting plants have double-stranded RNA. 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वायरस के बारे में. वायरस किसने डिस्कवर, नेम किसने दिया, ये पूछा गया है. वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि वो पूरी तरीके से जो है ट्रू पैरासाइट होते हैं, ये स्टेटमेंट दिया गया है. RNA जो होता है वायरस का हैज मोर मॉलिक्यूलर वेट देन वायरॉइड्स. जनरली वायरस अफेक्टिंग प्लांट्स, जनरली दिया गया है प्लांट्स को जो अफेक्ट करते हैं वायरस, उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है. ये 4 स्टेटमेंट है. आपसे पूछा जा रहा है कौन सी इसमें से ठीक है. इस तरीके के सवाल जो है ठीक नहीं, गलत है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है. तो इस तरीके के सवाल जो है ना आपको UPSC में मिलेंगे. UPSC को इस तरीके के सवाल बहुत पसंद होते हैं. तो आज वाला जो हमारा सेट है ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है, कभी कभी मेरे वो स्टूडेंट्स जिनको कभी कभी लगता है कि जो सवालों की डिफ़िकल्टी होती है कुछ सेट्स में वो कम होती है, तो उनके लिए है ये सेट्स, जो कि आप सारे के सारे NCERT से ही सवाल मिलेंगे आपको, बट डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा. ओके, सो ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. ओके, बताएं कौन से स्टेटमेंट्स इसमें इनकरेक्ट है. वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. तो C नहीं आना चाहिए, तो एलिमिनेट करिए, C भी नहीं आएगा. C करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हट जाएगा. तो बाकी इसमें से अब देखिए क्या हो सकता है. नेम ऑफ द वायरस वॉज गिवन बाय, किसने दिया था ये आपको पता होना चाहिए. RNA ऑफ द वायरस हैज मोर मॉलिक्यूलर वेट देन वायरॉइड्स और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं जनरली प्लांट इन्फेक्टेड वायरस. तो बताएं इसका सही जवाब क्या है. तो इसका सही जवाब समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वायरस की. देखिए, ये जो अगर आप देखेंगे ना, D अगर आप देखेंगे तो D इनकरेक्ट है, तो D इसमें इनकरेक्ट में आएगा. अगर आपको एक भी पता है तो D क्यों है इनकरेक्ट, क्योंकि जो प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं जनरली वायरस, वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होते हैं. तो मैंने आपको बताया था UPSC पूछती है ऐसे सवाल खतरनाक टाइप्स के, तो उसका सवाल हो सकता है ये. तो डबल स्ट्रैंडेड नहीं होते, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं. तो D स्टेटमेंट गलत हो जाता है. तो D जिसमें इनकरेक्ट आ जाता है वही है राइट जवाब. तो सेकेंड 2 ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. तो वायरस का जो नाम दिया गया था वो दिया था डिमिट्री इवानोव्स्की. डिमिट्री इवानोव्स्की ने वायरस नाम को दिया था, 1892 में बता दिया था उन्होंने. द नेम वायरस मीन्स वीनम और पॉइजनस फ्लूइड. वायरस का मतलब होता है जहर या फिर पॉइजनस कोई फ्लूइड, उसको कहते हैं वायरस. तो वायरस जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था, वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल इसके अंदर होता है. एंड वायरसेस इन्फेक्टिंग एनिमल्स हैव बोथ सिंगल एंड डबल स्ट्रैंडेड. प्लांट्स को अफेक्ट करने वाले जो वायरसेस होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं, उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा. तो प्लांट्स को अफेक्ट करने वाले जो वायरसेस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं. प्लांट्स को अफेक्ट करने वाले वायरस जो होंगे वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे, और एनिमल्स को दोनों सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA भी कर सकता है. वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब दे एंटायरली डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन. आउटसाइड होस्ट बॉडी दे आर इनर्ट. तो मतलब पूरी तरीके से पैरासाइट है, बिना किसी होस्ट सेल के वो कुछ भी नहीं कर सकते. पूरा का पूरा उनका डिपेंडेंस जो है होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है. तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं यू कैन टोटली रीड फ्रॉम दीज PDF फाइल से, आप रिवाइज कर लेना बाद में. तो ये आपको समझ में आ गया होगा वायरस के बारे में. RNA वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड वाले प्लांट को अफेक्ट करेंगे,
एनिमल्स को अफेक्ट करने वाले दोनों हो सकते हैं, सिंगल डबल आरएनए डीएनए सब। ओके, ये डीएनए आप देख सकते हैं, ये वायरस का स्ट्रक्चर है, ये देखिए बैक्टीरियोफेज है ये, और ये टोबैको मोजाइक वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो वायरस जेनेटिक मटेरियल हैज अ प्रोटीन कोट विच इज कॉल्ड अ कैप्सिड एंड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। वायरॉइड्स आर द फ्री इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल्स विच लैक द प्रोटीन कोट। ओके, तो ये सारा आप पढ़ लीजिए। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर वो आपको नजर आ रहा है, उसमें आपको पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है बोगनवेलिया जो है, बोगनवेलिया हैव थॉर्न्स विच इज रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। जो बोगनवेलिया के जो कांटे होते हैं, जो थॉर्न्स निकले होते हैं उसके अंदर, बोगनवेलिया एक फ्लावर होता है बड़ा सुंदर सा, आपने देखा होगा, एक झाड़ी की तरह लगता है, अलग अलग कलर्स में बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया के अंदर जो कांटे होते हैं वो किसका रिजल्ट है? वो मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, उसकी पहला स्टेटमेंट। दूसरा, प्लांट्स ऑफ सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो सुंदरबन में मैंग्रोव फॉरेस्ट है, विच इज प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल मोस्टली हैव स्टिल्ट रूट्स। उनके अंदर जो रूट्स होते हैं उसे हम स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। थर्ड है पोटैटो एंड जिंजर आर मॉडिफाइड स्टेम्स एंड स्टोर फूड मटेरियल। ये दोनों जो हैं स्टेम्स हैं। फोर्थ है अनियन इज अ मॉडिफाइड लीव विच स्टोर्स फूड। प्याज जो है एक मॉडिफाइड लीव्स का एग्जांपल है जो फूड को स्टोर करती है। सारे के सारे स्टेटमेंट जो है एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। आप बताइए इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब आप किस तरीके से जाएंगे? या तो आपको सारे स्टेटमेंट्स पता हो तब तो अच्छी बात है, अगर आपको सारे स्टेटमेंट नहीं पता है तो फिर अब आपको जाना पड़ेगा सिलेक्टिव मेथड से। तो आप पहले देखिए, पोटैटो एंड जिंजर आर मॉडिफाइड स्टेम्स एंड स्टोर फूड मटेरियल, सबको पता है ये तो सी तो आएगा ही आएगा करेक्ट। तो भाई सी कहाँ पे करेक्ट है? तीन ऑप्शंस में सी करेक्ट है, तो पहला हटा दिया हमने। दूसरा, अनियन इज अ मॉडिफाइड लीव। अनियन के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था उस चैप्टर में कि जो प्याज होती है वो पत्तियां होती हैं जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। जो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का इतना छोटा सा दिखाई देता है वो रूट वो स्टेम होता है, और नीचे जो छोटे छोटे से बाल दिखाई देते हैं वो रूट्स होते हैं। तो ये पत्तियों की मॉडिफिकेशन है, एकदम सही। तो डी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। सी और डी कहाँ पे करेक्ट है? दोनों में। अब सी और डी करेक्ट। अब देखो, अब ए आएगा कि बी आएगा, अब देख लो। अब आपसे सारी स्टेटमेंट ही पूछी जा रही है, ये सवाल का जवाब आप सीधा नहीं दे सकते। डिफिकल्टी लेवल इज हाई फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि डिफिकल्टी लेवल लो रहता है। तो देख लीजिए, करिए सॉल्व, बताएं। जो सुंदरबन में जो हमको प्लांट्स मिल रहे हैं उनके अंदर जो रूट्स होती है वो कौन सी होती है? वो स्टिल्ट रूट्स होती है, या वो प्रॉप रूट्स होती है, या किसी और तरीके की रूट्स होते हैं, ये बताइए। तो सुंदरबन में जो हमको प्लांट्स मिल रहे हैं उनके अंदर स्टिल्ट रूट्स नहीं होती हैं। स्टिल्ट रूट मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है, उनका नाम स्टिल्ट रूट नहीं है। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर बी इनकरेक्ट हो जाती है, तो इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब आप देख लीजिए, जो यहाँ पे हमें मिलती हैं, देखिए सुंदरबन में ऊपर ऊपर निकल आई है रूट, तो इनके अंदर होते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? क्योंकि पूरे प्लांट्स, पूरे जो ये सुंदरबन के प्लांट्स हैं मोस्टली वो पानी के नीचे डूब जाते हैं। रोज रोज जब हाई टाइड आता है तो वो पानी में डूब जाते हैं, तो उनको ब्रीथ करने के लिए नीचे से जड़ें निकल आई हैं। देखिए आजू बाजू से ऊपर जड़ें निकल गई, तो इस रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है सुंदरबन वेस्ट बंगाल के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, सलाइन कंडीशन में ग्रो करते हैं, स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं। तो इनकी रूट्स जो होती हैं प्रोट्रूड आउट, किस लिए? वर्टिकली अपवर्ड जाती हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी चलती हैं रूट्स, न्यूमेटोफोर्स जिनको कहते हैं। वर स्टिल्ट रूट कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? शुगर केन और मेज में प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये जो रूट्स हैं इनको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, जो कि कौन से प्लांट्स में है? मैंग्रोव्स में। जो स्टिल्ट रूट कहाँ पे प्रेजेंट है? मेज में, शुगर केन में, जो कि सपोर्ट कर रही है, लेटरली निकल रही हैं और सपोर्ट का काम भी करती है। पोटैटो, जिंजर, ये सब तो आपको पता है। बोगनवेलिया जो होते हैं उसके थॉर्न्स जो है मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, ये एकदम सही बात है। एग्जाम्पल आर सिट्रस प्लांट्स भी उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं मॉडिफाइड जोन के। ये लीव्स जो है एनसीईआरटी क्लास का ही, एनसीईआरटी का ही ये सवाल है। अनियन जो होती हैं वो मॉडिफाइड लीव होती है। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरीके का सवाल आपको बिल्कुल मिल सकता है अपने एग्जाम में। ओके, अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू which helps in diffusion and are present in lungs and blood vessel। blood vessel और lungs में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका काम क्या होता है? डिफ्यूजन करना। डिफ्यूजन करना उसका काम है, ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट है और लंग्स में भी प्रेजेंट है। उस एपिथेलियल टिश्यू का नाम बताइए, कौन सी टाइप है वो?
तो स्क्वैमस एपिथेलियल है वो, क्यूबॉइडल एपिथेलियल है वो, कॉलमनर एपिथेलियल है वो, या सिलिएटेड एपिथेलियल है। देखिए अगर लंग्स होंगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सिलिएटेड तो नहीं है, सिलिया तो प्रेजेंट नहीं है, बट ब्लड वेसल्स की भी बात कर रहा है, ब्लड वेसल में तो सिलिया नहीं होगा। फंक्शन क्या बता रहा है? डिफ्यूजन फंक्शन बता रहा है। तो बताएं कौन सी टाइप है? एनसीईआरटी का सवाल है ये। तो इसका जवाब है ए, स्क्वैमस एपिथेलियम, मतलब 1। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो ये काम करता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कैसा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू है जो कि सिंगल थिन लेयर से बना होता है। सिंगल थिन लेयर क्योंकि बनी होती है तो इसीलिए डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। ओके, दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। तो डिफ्यूजन के काम आएगा स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर कौन सा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करेगा? दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। तो दिस कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। तो क्यूब लाइक सेल्स बनी होती हैं, थोड़ी सी थिकनेस इनकी ज़्यादा हो जाती है, तो ये डक्ट्स में, ट्यूब्यूल्स में मिलती हैं। कॉलमनर एपिथेलियम क्या है? फिर से सिंगल लेयर है लेकिन इसकी टॉल हैं सेल्स। तो ये कहाँ पे होगा? स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल में। और सिलिएटेड कहाँ पर होगा? सिलिएटेड एपिथेलियम जिसके ऊपर सिलिया निकलते रहेंगे। तो ये कहाँ पर होगा? मोर पार्टिकुलर म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो कहाँ है? फिलोपियन ट्यूब में, हॉलो ऑर्गन्स में, इनर सरफेस ब्रोंकियोल्स में, उस जगह पे होगा जहाँ पे इसका काम होगा फिल्टर करना। तो ये जो था कहाँ से लिया गया था ये सवाल? ये एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है। अलग अलग टाइप के एपिथेलियम है, उनका क्या क्या रोल है। स्क्वैमस एपिथेलियम डिफ्यूजन के काम आएगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है सिक्रीशंस के काम आएगा, तभी वो कहाँ पे लगा हुआ है? ग्लैंड्स में लगा हुआ है। मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे लगा हुआ? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ही इसका फंक्शन है, लेकिन इंटेस्टाइन्स में मिलता है। राइट। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, उसमें आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है गलत कौन सी स्टेटमेंट है इसमें से। ओके, पहला, प्लेसेंटा जो है एक्ट एज एन एक्सोक्राइन टिश्यू। एक्सोक्राइन टिश्यू क्या होता है? एक्सोक्राइन टिश्यू का मतलब है ऐसा टिश्यू जो अपने सिक्रीशन रिलीज करता है थ्रू डक्ट्स। ओके, वो होता है एक्सोक्राइन टिश्यू। तो क्या बता रहा है? पहला सवाल बोल रहा है कि प्लेसेंटा जो है एक एक्सोक्राइन टिश्यू है। दूसरा बोलता है इट फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा। थर्ड है आउट ऑफ HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ओनली रिलैक्सिन इज रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा। फोर्थ स्टेटमेंट है प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू मदर यूजिंग अम्बिलिकल कॉर्ड। बताएं कौन सा स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा इज करेक्ट स्टेटमेंट? एनसीईआरटी से सवाल लिया गया है। ओके, ABC करेक्ट है, BCD इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बताना है आपको, बाकी सब करेक्ट है, इनकरेक्ट कौन कौन से हैं वो बताना है। C and D आर इनकरेक्ट, बताएं। तो इसका जो सही जवाब है वो है A, C, D तीनों इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सिर्फ B। एक चीज़ तो करेक्ट हो जाती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है प्लेसेंटा, ये आप जानते हैं। तो जहाँ पर भी B आएगा वो तो हो नहीं सकता सही जवाब। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो जवाब होगा इसमें से और इसमें से। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है और न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर रहा है, एकदम सही बात, प्लेसेंटा का ये काम है। ओके, प्लेसेंटा जो है एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसके बीच में? एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। जो एम्ब्रियो हमारा होता है, जो वूम्ब होता है, उसकी जो कवरिंग होती है वो सब, उसको हम प्लेसेंटा कह रहे हैं, विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ कोरियोनिक विलाई। यूट्राइन टिश्यू की बात हो रही है। तो प्लेसेंटा जो है सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो एम्ब्रियो से निकाल देता है। तो प्लेसेंटा जो होता है कनेक्टेड होता है कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, नॉट टू मदर। इसमें क्या लिखा हुआ था? मदर से कनेक्टेड है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू मदर यूजिंग अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू फीटस थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हुआ था। तो फीटस से कनेक्टेड है, एम्ब्रियो से कनेक्टेड है, मदर से कनेक्टेड नहीं है। ओके, मदर की तो पार्ट ही है ना, प्लेसेंटा कहाँ किसका पार्ट है? मदर की अटैचमेंट है ना। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। एक्सोक्राइन कोई नहीं करता, वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है, सीधा ब्लड के अंदर रिलीज करता है, नॉट एन एक्सोक्राइन, एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL एंड ईस्ट्रोजन। तो इतने सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। इसमें क्या लिखा था? ओनली रिलैक्सिन। तो जब ओनली इस तरीके का एक्सट्रीम वर्ड आ जाता है तो वो स्टेटमेंट भी गलत होता है। तो ओनली रिलैक्सिन लिखा था इसलिए वो गलत है, वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। अभी आप ये देखिए, ये जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, कैविटी ऑफ द यूट्रस, ये पूरा देखिए, प्लेसेंटल विलाई आपको दिखाई दे रही है। अम्बिलिकल कॉर्ड से ये फीटस से अटैच है, ये फीटस को न्यूट्रिशन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, एक्सक्रीशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव कर रहा है। प्लेसेंटा की लाइनिंग से जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, ये देखिए, ये प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, ये सर्विक्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे,
ओके, ये सारा इसके अंदर एम्ब्रियो है। सो दिस इज द एनसीईआरटी का सवाल है, ये अच्छा सवाल था। अगला जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे एंड ऑरेंज एंड रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। बताएं इसका क्या कारण है। बड़ा आसान सवाल, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। स्काई के ब्लू लगने का कारण क्या है, और रात को जो है वो शाम को जो है ऑरेंज और रेड दिखाई देता है, सनराइज और सनसेट होता है सुबह सुबह और शाम को। बताएं उसका कारण क्या है। डिस्पर्जन हो रहा है लाइट का, स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, या रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। बताएं। ये तो आप सब लोग सही कर दोगे, रट के बैठे होगे आप लोग तो सारे। बताएं इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यू राइट। तो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स द लाइट बिकॉज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड इन मल्टीपल डायरेक्शन। तो वो स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की। जैसे सन की लाइट आई, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उसे स्कैटर हो जाती है, तो अलग अलग कलर हमको दिखाई देता है। इन डे टाइम द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट दैट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर। As we know, most of the air is nitrogen and oxygen which are capable of scattering light which have higher frequency. तो हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो होती है और शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट होती है, तो इसलिए ब्लू दिखाई देता है। जैसे ही लाइट एंटर करती है, ब्लू वायलेट लाइट इन द वाइट लाइट गेट्स स्कैटर्ड मोर देन रेड एंड ऑरेंज। सो हु इज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड सी ब्लू लाइट एज अवर आईज आर मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स ब्लू लाइट। ओके, जो वो स्कैटरिंग हो रही है डे टाइम में, जो स्कैटरिंग होती है वो क्या होती है, वो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ की लाइट को वो स्कैटर कर देती है, तो इसलिए हमको ब्लू दिखाई देता है अल्टीमेट इफेक्ट। स्काई अपीयर्स रेड ऑरेंज ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट इज बिकॉज एट दैट टाइम सन इज फार अवे फ्रॉम अस। उस टाइम पे देखो सन ऊपर हो रहा है सर के और वो नीचे जा रहा है, फार अवे, विच मीन्स द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन हैज टू travel more distance in the atmosphere than in daytime. So तब उस टाइम पे ज़्यादा लाइट को ट्रैवल करना पड़ रहा है। इस टाइम पे क्या होगा, ब्लू लाइट स्कैटर अवे हो जाएगी। स्कैटर्ड द मोस्ट, डिड नॉट रीच द ऑब्जर्वर, इट इज स्कैटर्ड फार अवे फ्रॉम अस। तो हमें क्या दिखाई देता है, रेड एंड ऑरेंज। तो मतलब क्या कहने का मतलब है, जिस टाइम सर के ऊपर सन होता है, हमारे सबसे क्लोज होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो लॉन्गर वेवलेंथ, जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाली, हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो होती है, शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट होती है, उसको स्कैटर कर देते हैं, तो अल्टीमेट इफेक्ट हमें ब्लू दिखता है। बट शाम जब होती है और जब सुबह होती है, तो मतलब होराइजन के ऊपर है सन, अपना नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो दूर है सन उस टाइम पे, तो दूर हो रहा है तो ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, उस टाइम पे ब्लू कलर की लाइट स्कैटर अवे हो जाती है और अल्टीमेट इफेक्ट हमको ऑरेंज और रेड दिखाई देता है। फाइन। अगला जो सवाल है 6 नंबर पे, वो आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। ट्रेंड्स के बारे में पूछा गया है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछा गया है। तो एनसीईआरटी का सवाल है, जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल बता रही थी तब मैंने आपको ये सारे ट्रेंड्स भी बताए थे। तो ट्रेंड्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से गलत ट्रेंड है। साइज ऑफ द एटम इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये तो सही है, बिल्कुल सबको ही पता होगा, साइज बढ़ता जा रहा है, सबसे ऊपर सबसे छोटे एटम से। Electron gain enthalpy became more negative down the group. Non-metallic character increases down the group. Mass of the element increases down the group. Mass of the element increases down the group, तो समझ गए, साइज भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, तो मास भी बढ़ रहा है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इन दोनों में से बताओ। नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जो मैं आपको बता रही थी, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें समझने के लिए बोला था। तो नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो भी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट एक ही बच गया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव डाउन द ग्रुप। जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही थी तब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको, अगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं समझना तो मैंने कहा था ट्रेंड ज़रूर याद रखो, आप ऊपर नीचे दाएँ बाएँ आगे कैसे क्या क्या ट्रेंड फॉलो हो रहे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इस चैप्टर को, और एक्सप्लेनेशन जो है आप इसको यहाँ से PDF से पढ़ लेना। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, अमंग द मैथमेटिकल इंडाइसेस फॉर मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी विच वन शोज द मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी। विच वन शोज द मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए हैबिटेट एट अ लोकल स्पेस। ये 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान से पढ़ लो। तो RPSC 2018 में पूछा गया सवाल है कि कौन सा मैथमेटिकल इंडेक्स जो है, अमंग द मैथमेटिकल इंडेक्स द फॉर मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी, जब हम मेजर करते हैं तो विच वन शोज द मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ हैबिटेट इन अ लोकल स्केल। तो अल्फा इंडेक्स है, बीटा इंडेक्स है, गामा इंडेक्स है, या नन ऑफ द अबव। बताएं।
आरपीएससी ने 2018 में राजस्थान पीसीएस में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब है अल्फा इंडेक्स। अब ये होता क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटीज होती हैं। विटेकर जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था 3 टर्म्स को। जो विटेकर है 1972 में उन्होंने 3 टर्म्स को डिस्क्राइब किया था, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटीज में से अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। एक ही एरिया और एक ही इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसे हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय द नंबर ऑफ स्पीशी रिचनेस। तो अल्फा डाइवर्सिटी हमने बोला एक ही एरिया के अंदर कितने स्पीशी हैं। अल्फा डाइवर्सिटी द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम, यूजुअली एक्सप्रेस बाय नंबर ऑफ स्पीशी। बीटा डाइवर्सिटी क्या है, कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। तो हम इकोसिस्टम्स, डिफरेंट इकोसिस्टम्स को कंपेयर कर रहे हैं, यूजुअली मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ स्पीशी चेंज बिटवीन द इकोसिस्टम। जैसे मान लीजिए इकोसिस्टम ए है, ये इकोसिस्टम बी है, तो हो सकता है इकोसिस्टम ए में भी कुछ भी, मतलब घास भी है, लॉयन भी है, इसमें भी घास भी है, लॉयन भी है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल क्या है, यहाँ पे डियर है एडिशनल और यहाँ पे गोट होगा। तो डियर और गोट ये जो चेंज हुए हैं नंबर, उसको हम काउंट करते हैं। गामा डाइवर्सिटी क्या होता है, मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी विद इन अ लार्ज रीजन। बहुत लार्ज रीजन में जब हम करते हैं तो उसे गामा डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या है, विद इन अ इकोसिस्टम। बीटा डाइवर्सिटी क्या है, 2 इकोसिस्टम्स का कंपैरिजन। और गामा डाइवर्सिटी क्या है, मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी विद इन अ लार्ज रीजन। तो ये था, आई होप आपको ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगला जो सवाल है वो भी आरपीएससी ने 2018 में ही पूछा था। इसमें आपसे पूछा गया है, इन ह्यूमंस ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कंडीशन। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए सवाल पूछना क्या चाहता है। एनसीईआरटी का सवाल है, मैंने आपको बताया भी था ये सवाल, मैं आपको बता चुकी हूँ। कितने पेयर्स होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर्स होते हैं। तो ये पूछ रहा है पेयर नंबर जो 21 है, पेयर नंबर 21 में ट्राइसोमी हो रही है। मतलब मैंने आपको बताया था पेयर का मतलब क्या है, 2 क्रोमोसोम्स होंगे ऑब्वियसली। तो 23 पेयर है तो टोटल 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, ये नंबर 47 हो जाता है या 45 हो जाता है। अब हो क्या रहा है, ट्राइसोमी हो रही है, नंबर 21 वाले क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम्स आ गए 2 की बजाय। तो उस कंडीशन को पूछा जा रहा है, वो क्या कंडीशन होती है। हीमोफीलिया होता है वो, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो, डाउन सिंड्रोम होता है वो, या टर्नर सिंड्रोम होता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। जो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें 21 नंबर वाले क्रोमोसोम के ऊपर ट्राइसोमी 3 क्रोमोसोम्स आएंगे, तो उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ओके, तो डाउन सिंड्रोम होता क्या है, ये एक जेनेटिक बीमारी है, ऑब्वियसली जीन्स से इन्वॉल्व है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो गई है। इंडिविजुअल विद द डाउन सिंड्रोम इनहेरिट ऑल और पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। मतलब 2 की बजाय पे 3 आएंगे उसके पास। सिम्टम्स क्या होते हैं सिंड्रोम के, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगी, डिस्टिंक्टिव फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिफेक्ट्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम एसोसिएटेड होंगे। द रिस्क ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम राइजेज विद द मदर्स एज एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। अगर एडवांस एज में कंसेप्शन किया जाता है, जो कि आजकल आप देखेंगे क्यों ये वाले सिंड्रोम के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ये वाला कंडीशन स्पेसिफिकली मदर के कंसीव करने से डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जो फादर की एज से डिपेंडेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, फादर और मदर दोनों का ही जो रिप्रोडक्टिव एज है वो एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव एज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पेरेंट्स कंसीव कर रहे हैं अपने 40s में जाकर, तो देयर माइट बी चांसेस कि इस तरीके के सिंड्रोम्स उनको देखने को मिले। तो जो एक डिसाइडेड एज है जिसमें आपकी बॉडी यंग कहलाती है, वही एक आपकी प्रॉपर रिप्रोडक्टिव एज होती है जिसमें आप यंग होते हो। आप देखेंगे कि आपको बहुत, मतलब जो नॉर्मल पॉपुलेशन में बहुत सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं 30s में। जैसे ही एज एडवांस करती है, मतलब 34, 35, उसके बाद लोगों को बीमारियां रजिस्टर होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर उस बीमारी वाली स्टेज में कंसीव किया जाएगा कोई भी पेरेंट, तो उस केस में आप सोचिए कि आप जो गेमीट्स होंगे उसकी क्वालिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न, इसीलिए सिंड्रोम के पेशेंट्स आजकल बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग जो है बहुत लेट कंसीव कर रहे हैं। तो मदर की एज पे डिपेंडेंट होती है, इसमें बहुत सारी और कंडीशंस होती हैं जो फादर की एज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। So Down syndrome is a condition that was described in mid 1860s by डॉक्टर लैंगडन डाउन। तो लैंगडन डाउन जो डॉक्टर है उन्होंने इसको बताया था, तो इसको फिर डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाने लगा।
often referred to as trisomy of 21. For that fact, there are 3 or tri copies of chromosome 21 rather than 2 copies. Okay, 2 chromosomes की बजाय 3 chromosomes हो रहे हैं. कंडीशन क्या है? डाउन सिंड्रोम. तो आपको ये याद रखना है. अगला जो सवाल है वो आरपीएससी ने 2018 में ही पूछा था. ये सवाल भी उसमें पूछा गया है, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस produced to directly and indirectly support human activity is referred to as. टोटल जितनी ग्रीन हाउस गैस जो प्रोड्यूस होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इंडेक्स कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, या कार्बन कैप्चर कहते हैं. बहुत ही आसान. ये थोड़ा क्वेश्चन की फॉर्मेशन गलत लग रही है मुझे. टोटल जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटी, नहीं बाय ह्यूमन एक्टिविटी आएगा ये, बाय ह्यूमन एक्टिविटी. तो उसको हम क्या कहते हैं? रेफर टू एज. उसे हम क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंडेक्स कहते हैं, सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, या कार्बन कैप्चर कहते हैं. तो पता होगा आप में से काफ़ी सारे, करिए इसको, अटेम्प्ट करिए. तो इसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं. तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है? टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कॉज बाय इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल, उसे हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट. कार्बन इंडेक्स क्या कहता है? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज पर यूनिट एनर्जी वैल्यू, उसको हम इंडेक्स कहेंगे. सीक्वेस्ट्रेशन क्या कहेंगे? रिमूव करें, सीक्वेस्ट्रेशन. ओके. कैप्चर क्या कहें? कैप्चर में भी उसको हम कैप्चर कर रहे हैं और स्टोर कर दे रहे हैं. तो ये आसान सवाल था. वैसे तो आपको टर्म का अगर मतलब समझ में आता है तो आपको कर देंगे उस सवाल को. आखिरी सवाल जो है इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज. डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होती है उसका बेसिस क्या है? आरपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल है. डबल हेलिक्स जो है उससे की वजह से कर पाते हैं हम. एरर्स इन बेस सीक्वेंस, डीएनए रेप्लिकेशन, या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. बताएं, जो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग हम करते हैं उसका बेसिस हम क्या लेते हैं? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, बेस सीक्वेंस होती है उसकी एक, एरर्स इन बेस सीक्वेंस, डीएनए रेप्लिकेशन, या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. रेप्लिकेशन मतलब डीएनए को रेप्लिकेट कर पा रहे हैं हम, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग तरीके का दिख रहा है. बताएं इसका सही जवाब. तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इसका राइट आंसर है. द बेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. होता क्या है ये? विच आर माइनर सीक्वेंस डिफरेंस, मोस्टली सिंगल बेस पेयर चेंजेस बिटवीन इंडिविजुअल. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन डाइजेस्ट द होल जीनोम इनटू डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक लेंथ. तो मतलब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि माइनर सीक्वेंस डिफरेंस होता है बेस पेयर में अलग अलग इंडिविजुअल के केस में. मैंने आपको बेस पेयर कैसे करते हैं? आया, था, चला, गया. मतलब ए टी के साथ पेयर होगा, सी जी के साथ होगा, जी सी के साथ होगा, टी ए के साथ होगा. तो ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया भी हुआ है जिसमें बोल रहा है कि जो ये बेस पेयरिंग जो होती है वो अलग अलग इंडिविजुअल में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ लेबोरेटरी टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं? यूज टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन बायोलॉजिकल एविडेंस एंड सस्पेक्ट ऑफ अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. तो डीएनए सैंपल लिया जाएगा फ्रॉम द क्राइम सीन and is compared to the DNA sample of suspect. If the two DNA profiles are matched, then वो establish कर लेता है कि भाई यही person है. As every individual is a unique DNA, the fragments that are formed are unique too. तो ये जो fragment होंगे वो unique होंगे, उनको stain किया जाएगा, उनको study किया जाएगा और match किया जाएगा. So that's it for today. ये इस सेट के कुछ सवाल थे. आज के सवाल जो थे थोड़े से ट्रिकी ज़्यादा थे. सवाल एनसीईआरटी से ही थे, आपने देखा था. आरपीएससी ने भी अगर लिया है तो उसने भी बेसिक से लिया था. तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिले. आई होप आपको इनको सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी ढेर सारी लर्निंग भी हुई होगी इन सवालों के थ्रू. सो थैंक यू सो मच. पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन.